जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मंथली टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का SA1 का एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन से सवाल आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे। तो देखिए, आप लोगों को जो मंथली टेस्ट दिया जाता है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में भिड़ेंगे। तो आप लोग मंथली टेस्ट वाले सारे क्वेश्चन को करके जाइए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सवाल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख चुका है। पहले सवाल में कहा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था आपको बतानी है। 1989 है, 1991 है, 1995 है और 2001 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें कहा गया है कि सोवियत संघ रूस का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ रूस का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो आपको उसका नाम बताना है। तो वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वार्सा संधि किसके नेतृत्व में हुई थी। तो वार्सा की जो संधि हुई थी वो अमेरिका है, रूस है, भारत है, चीन है। तो ये रूस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रियासतों की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो रियासतों की एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी उसकी नाम बताना है आपको। तो वो था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन कब हुआ था। तो भाषा के आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो वो हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव और लगातार हम आपके जो है सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, अभी ध्यान रखिए। उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि इसके बाद ये थे पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो वो सारे वीडियोस आपको देखने हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए। और सबसे ज़रूरी बात है, हमारे दिए गए नंबर पे एक व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक जानकारी है कि हम आप लोगों के लिए एक टारगेट ग्रुप चला रहे हैं जिसमें रोज़ छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं, जिसको आप लोगों को तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। तो जिसको भी टारगेट ग्रुप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स PDF सब उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। चलो, सवाल में देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में कि बोला गया है द्विध्रुवीयता से आपका क्या अभिप्राय है। पेरोस्त्राइका क्या था। राष्ट्र निर्माण की एक चुनौती बताना है आपको। धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तनों का कारण वर्णन कीजिए। परिवर्तनों का वर्णन करना है। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है। तो चलिए इसके सारे का आंसर हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल क्या था हमारा? पहला सवाल था द्विध्रुवीयता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। द्विध्रुवीयता से आशय विश्व राजनीति में 2 महाशक्तियों या 2 शक्ति गुटों के प्रभुत्व से है। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ 2 प्रमुख शक्ति के केंद्र थे। बस इतना सा आपको प्रिपरेशन करनी है। पेरेस्ट्राइका क्या था आपको बताना है। तो पेरेस्ट्राइका सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किया गया आर्थिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य सोवियत व्यवस्था में सुधार करना था। बस इतना सा आंसर देना है। नेक्स्ट सवाल था जो आपका, वो था राष्ट्र निर्माण की एक चुनौती बताना है आपको। राष्ट्र निर्माण की एक प्रमुख चुनौती देश की विविधताओं में के बीच एकता, अखंडता बनाए रखना है। देश की विविधता का मतलब क्या है? देखिए, देश की विविधता का मतलब है यहाँ पे कई सारे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि आप मराठी लोगों को देखेंगे, गुजराती को देखेंगे, बिहारी को देखेंगे, बंगाली को देखेंगे। उसके बाद धार्मिक में जाओगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये देखोगे। भाषा के आधार पर देखोगे तो कोई संथाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगला बोलता है। तो ये सब विविधता है और इन लोगों का आपस में एकता बनाए रखना, आपस में ये लोग लड़े नहीं, झगड़े नहीं, ये एक प्रमुख चुनौती थी। इसी भाषा को यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिखा गया है
कि राष्ट्र निर्माण की एक प्रमुख चुनौती देश की विविधता के बीच एकता और अखंडता बनाए रखना थी। भारत में भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करें और किसी एक धर्म को विशेष महत्व ना दें। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है आपका कि शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीति में आए परिवर्तनों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, देखिए आंसर इसका, शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व राजनीति में उसका प्रभाव बढ़ गया। सोवियत संघ के विघटन के कई नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलने वाली कूटबंदी कमज़ोर हो गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक मुद्दों, वैश्वीकरण और क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा। यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा। चीन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में भी कुछ बदलाव आए। भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और अमेरिका, रूस तथा अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व राजनीति की शक्ति संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को काफ़ी बदल दिया। ठीक है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा आपको लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है उसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसका वर्णन करना है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की कई महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं। पहली चुनौती देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। भारत में अलग अलग धर्म, भाषाएँ, जातियाँ और संस्कृतियाँ होने के कारण सभी लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना आवश्यक था। ठीक है, दूसरी बड़ी चुनौती रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना था। सब राजा महाराजा अपना अपना रियासत लेकर के बैठे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से अधिकांश रियासतों को भारत में विलय किया गया। तीसरी चुनौती विभाजन के कारण उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और शरणार्थियों की समस्या थी। सरकार को विस्थापित लोगों को पुनर्वास के लिए प्रयास करने पड़े। दूसरी बड़ी चुनौती, ये तो हम पढ़ लिए ना, हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों के, ध्यान रखना है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। यानी लोग कह रहे थे कि हम अगर संथाली बोलते हैं तो हमें झारखंड दे दो, कोई बोल रहा है हम बंगाली बोलते हैं तो हमें बंगाल दे दो, कोई बोलता है हम बिहारी बोलते हैं तो हमें बिहार दे दो। तो इस तरह से सरकार के सामने कई चुनौतियाँ आई। सरकार ने जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी आवश्यक था। इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। तो ये था हमारा आज का पॉलिटिकल साइंस। कैसा लगा हम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बस इस नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।